गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और पढ़ने को आतुर होंगे। देखो बेटा क्या कहता है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है लेकिन उसकी बिक्री में 30% की कमी होती है। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, एक नोट लिखो आप। सबसे पहले हमको एक नोट लिखना है। जब 2% दे रखी हो x और y, तो बेटा इसका आंसर आता है xy प्लस में xy बाई 100 करके। बशर्ते ये पॉजिटिव आए तो बोल देना जी इंक्रीज्ड परसेंटेज है, नेगेटिव आए तो बोल देना डिक्रीज परसेंटेज है, और जीरो आए तो बोल देना नो चेंज। जीरो आए तो बोल देना नो चेंज। चलिए जी, 23% डिक्रीज। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी जी? 10। y की वैल्यू कितनी आएगी जी? माइनस में 30। बेटा वृद्धि का मतलब प्लस में होता है, कमी का मतलब माइनस में होता है, सीधी सीधी बात। और अब लगा देंगे फॉर्मूला ये वाला। तो 10 माइनस में 30 अब प्लस में, देखो लिखना तो प्लस चाह रहा था लेकिन y की वैल्यू, और 10 गुना में माइनस में 30 डिवाइडेड बाई 10 तो यहां से बन गया जी -20 और यहां से बन गया माइनस, तो आंसर आ गया -23। जब माइनस आता तो बोलो क्या लिखते हैं सर? माइनस आता तो बोलते हैं 23% डिक्रीज लिखने को कहा गया है। तो 23% डिक्रीज कहां है? ये पढ़ा जी, सी पार्ट में कहते हैं 23% डिक्रीज। तो 23 हमारा इस केस में सटीक आंसर है, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलो जी बढ़े आगे। सर जी बढ़िया। एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन उसकी बिक्री में 20% की कमी होती है। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। सर हमको तो पता है x यहां पे दे रखा है हमको पॉजिटिव 25 और y यहां पे दे रखा है माइनस का 20। तो जब हम लगाएंगे 25 माइनस में 20 प्लस में 25 गुना में -20 नीचे 100, तो ये बन गया हमारा 5 और 25 से 4 और 4 से कटेगा -5 पे, और ये -5 बराबर कितना आ गया? 0। सर जी जीरो का मतलब होता है वहां पे नो चेंज। जीरो का मतलब होता है यहाँ पे नो चेंज। बिल्कुल बिल्कुल डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सर जी इसमें हमारा बदलाव शून्य, जीरो, कोई बदलाव नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें। किसी वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है लेकिन उसकी बिक्री में 14 सही 2/7% की कमी होती है। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। एक बात जानो मेरे दोस्तों, अभी तक जो हमारा पीछे दोनों प्रश्न में काम किया था वो XY से किया था। यहां भी XY लग सकता है सरकार, बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये फ्रैक्शन हमको दुखी कर देंगे। तो कैसे बढ़ा जाए भाई ये बताओ? क्या 16 सही 2/3% की जो वृद्धि है यानी प्लस है, इसका मतलब 1/6 प्लस है कि नहीं है? हाँ सर है। उसकी बिक्री में 14 सही 2/7% की कमी आ गई, तो 1/7 माइनस है। हाँ जी, वृद्धि है तो प्लस लिख दिया, कमी है तो माइनस लिख दिया। अच्छा जी इसका मतलब निकालना सीखो। ये कहता है 6 रुपए की चीज थी तो 7 की हो गई, यानी प्राइस अगर 6 रुपए का था तो कितने का हो गया? 7 का हो गया। क्वांटिटी बोलो या सेल बोलो, 7 चीजें बिकती थी तो आज एक कम बिकने लग गई, यानी 6 गुना में 7 42। रेवेन्यू पैसा मनी कलेक्शन पहले भी 42 और बेटा अब भी 42, पहले भी 42 और अब भी 7 गुना में 6 42। कुछ बदला ही नहीं, तो बेटा हमारा आंसर कितना आ गया? नो चेंज का आंसर आ गया। सी पार्ट विल बी योर डन आंसर। नेक्स्ट नंबर पर ये बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया भैया, ये बड़ा मजेदार प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को
इस प्रश्न को बड़े सोच समझ के हिसाब किताब से करना। एक सिनेमा टिकट की बिक्री में, बेटा ये पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, 57 सही 1/7% की वृद्धि हो गई। टिकट की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। यहां भी वृद्धि हो गई, यहां भी वृद्धि होगी। उसके राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहली बात तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निश्चित बात है ना। पहली बात तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आओ भाई हम समझाते हैं आपको। देखो बेटा 57 सही 1/7% को हम लिख सकते हैं 4/7। कैसे सर जी? एकदम से आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? क्यों लिखा जाए? पहचान लो, पहचान लो भाई। एक रास्ता तो ये है 57 गुना में 7 प्लस में 1/7 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। सोल्व करके देखो, ऊपर ऊपर टोटल बन जाएगा 400, नीचे बन जाएगा 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट के ही आ गया, और वृद्धि है तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। एक रास्ता, एक रास्ता है, ठीक है जी। दूसरा ये है, अपने को याद होता है 1/7। 1/7 होता है 14 2/7%। बेटा देखो हमने परसेंटेज की टेबल बनाई थी ना, जो परसेंटेज की टेबल बनाई थी तो उस परसेंटेज की टेबल में हमने ये याद किया था, समझा था, जाना था, कैसे भी कहो ऑपरेट किया था कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7। 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7। अब हमको निकालना है 57 सही 1/7। देखो मैं बड़े ध्यान से एक बात समझाना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या सर, इस छोटे छोटे को छोड़ दो, क्या इस 14 के टेबल में डायरेक्ट आ रहा है? ये कई बारी टेबल में डायरेक्ट आता है, कई बारी डायरेक्ट नहीं आता है, बहुत बारी नहीं आता है। तो सर क्या करें? बेटा ये एग्जैक्ट मानो ये 56 होता, 56 होता। अगर ये 56 होता, 56 होता तो यूं का यूं लिख देते हैं। अगर 56 होता, 56 होता तो यूं का यूं लिख देते हैं, 4 गुना। सर अब ये थोड़ा सा ऊपर है तो हमारे 14 के पहाड़े में या तो 56 आएगा, 14 गुना में 4 56, या 14 गुना 5 70 70 आएगा। 14 गुना 5 70 70 आएगा। ऊपर मत जाओ, नियरेस्ट रहो, पर नीचे ये गुना में 4 करके आएगा। तो बेटा इसका भी गुना में 4 करने से, यानी कि 4 गुना में 1/7 इज इक्वल टू 4/7 जो है, इज इक्वल टू 4/7 जो है, वो 4/7 क्या बन जाएगा? वो 4/7 बन जाएगा इसका भिन्न। गुना करके दिखाऊं? बेटा बेसिक बना रहा हूं। 14 सही 2/7 को जब 4 से गुना करेंगे बेटा ये यहां गुना होगा। 14 गुना 4 56, और 4 गुना में 2 8, और 8/7 होगा। अब इस 8/7 देखो 56 तो है ही है, इस 56 को और ये 8/7 ये बनता है 1 सही 1/7। तो भैया क्या 57 नहीं बन गया? सर अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा, चिंता ही मत करो। अगर हमको टेबल 1/20 तक की याद है, टेबल अगर हमको 1/20 तक की याद है ना, फिर कहीं कोई संदेह नहीं, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो। फिर कोई संदेह नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा कार्यक्रम अगर आप समझ लिए हो तो बेटा मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ। 57 सही 1/7 का मतलब हमारा आ गया जी 4/7, और वो भी प्लस, क्योंकि प्लस में था। 16 सही 2/3%, बेटा ये था प्राइस, और ये थी सेल यानी क्वांटिटी, ये भी प्लस है। तो ये आ गया 1/6, वो भी प्लस, 1/6 वो भी प्लस। आई थिंक ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब पहली बात क्या होगी? प्राइस। सर प्राइस 7 से हो गया 11, प्राइस पहले 7 था तो अब कितना हो गया? 11 हो गया। सेल क्वांटिटी 6 से कितनी हो गई सरकार? 7 हो गई। गुना करोगे तो मनी पैसा रेवेन्यू आएगा, 6 7 42 और 7 77। लो जी कितना बढ़ता नजर आया? सर बढ़ता नजर आए उससे पहले क्या करो? ये तो 7 से कटता है, 7 6 42 और 7 11। बेटा इससे भी आ जाएगा काम, कितना? 5 बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया बटा में 6 ना। तो देखो यहाँ पे कितना बढ़ाओगे? 35। यहाँ पे बढ़ाओगे तो भी कितना होगा? 35 होगा, तो गुना में कितना हो जाएगा? 100। और जब आप सोल्व करोगे 500 के नीचे 6, सही बात है भैया, ये सोल्व होके आएगा 83.33%, वो भी इंक्रीज। जयदीप यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात। 83
83.33 चलता रहेगा हमारा आंसर सी, बी पार्ट, बी फॉर बेस्ट। बेस्ट पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, बी फॉर बेस्ट, और बेस्ट करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कोई समस्या इसमें? ये जैसे फ्रैक्शन हमको समस्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और x प्लस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई 100 से तो काम चलेगा ही नहीं, उनसे तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, एक बार आप सबके कमेंट मेरे तक पहुंचे तो मैं बताऊं कि कोई दिक्कत है तो, नहीं तो बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। कितना बढ़िया सवाल। यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है, आयकर में अगर 19% की वृद्धि की जाती है, अच्छा एक बात बताओ, आपको जो भी सैलरी मिलती है, वो सारी की सारी तो आपके अकाउंट में जमा नहीं होती ना सर, उसमें से कुछ तो टैक्स लगता ही है, सरकार को देना पड़ता है। अगर सरकार टैक्स रेट बढ़ा देगी, तो आपकी जो नेट इनकम है, जो कहते हैं ना पॉकेट में कितना बच रहा है, अल्टीमेटली हमें तो बात वो करनी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। इनकम टैक्स रेट बढ़ा दिया 19%, इनकम टैक्स रेट बढ़ा दिया 19, तो जो नेट इनकम है ना, जो नेट इनकम है ना, वो 6% से घट गई। ये दोनों इनकम टैक्स रेट और नेट इनकम, बेटा ये दोनों कभी भी एक जैसे सिंबल के हो ही नहीं सकते। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये निश्चित बात है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, सर्टेनली है ये, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो, दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते। पहचान लो इस बात को, तभी बात बनेगी। क्योंकि टैक्स रेट बढ़ जाए और आपकी नेट इनकम कैसे बढ़ सकती है ना, इस तरीके से ध्यान देना है आपको। अच्छा जी, सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। पहले ट्रिक पे बात करूंगा, पहले हम ट्रिक पे बात करते हैं। सर क्या? इन दोनों का गैप पकड़ो, कितना है सर जी? 25। भाई 19 माइनस 6 करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। एक यहां पे पॉजिटिव है, एक यहां पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब गैप की बात करते हैं तो बेटा वो प्लस हो जाता है। गैप की बात करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो बताओ जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सीधे सीधे जो इनकम पे फर्क पड़ा डिवाइडेड बाय इनका गैप, और सरकार गुना में 100 कर दो। इससे क्या आएगा? इससे इनकम टैक्स रेट कितनी थी वो पता लग जाएगा। 25 4 और 6 4 24, सर 24% हमारा आरंभिक इनकम टैक्स रेट आ जाएगा। 24% जो होगा वो हमारा आरंभिक इनकम टैक्स रेट आ जाएगा, इनिशियल टैक्स रेट ये भी कह सकते हो। बोलो ये बात आपको प्रॉपर समझ में आई है क्या, या डिटेल इसका चाहते हो? एक बार कमेंट के माध्यम से हमको बताओ। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई चलेगा। अगर ये बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई है तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। किसी मेरे भाई बंधु को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी मेरे बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस इसको ऐसे चाहो तो याद ही कर लो और अगला प्रश्न करके बताओ फटाफट। यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए ऐसा कहते हैं। देखो बेटा हम फिर से वही बात करेंगे। आयकर में वृद्धि हुई 17% की, आयकर में वृद्धि हुई 17% की, ठीक है जी। शुद्ध आय में कमी हुई 3% की, शुद्ध आय में कमी हुई 3% की।
शुद्ध आय में कमी हुई 3% की। हमको निकालना है इनकम टैक्स रेट, ITR। हमको निकालना है इनकम टैक्स रेट। सर वो कैसे आता है? हमने पता तो कर लिया कैसे आता है। ये इनकम का डिजिट एज इट इज डिवाइड बाई इन दोनों का गैप। इन दोनों का जो गैप आएगा ना, वो देखो गलती मत करना, वो 20 आएगा और गुना में क्या कर देंगे 100। तो 20 5 100 और 3 गुना 5 15। सर 15% हमारा आरंभिक इनकम टैक्स रेट कह सकते हो आप। आरंभिक इनकम टैक्स रेट कह सकते हो, बिल्कुल 15 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, 15 इज योर करेक्ट आंसर। पंद्रह के लिए आपको शाबाशी। बाकी बच्चे भी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर, अपना ऑब्जेक्शन या अपना सही जो आंसर निकला वो बता सकते हो। तो बताइए फटाफट। 15 पे किसी को कोई आपत्ति है तो मुझे बता बेटा। 15 पे अगर किसी मेरे विद्यार्थी को दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया। इस प्रश्न की लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, इस लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। देखो भाई, एक ट्रेन में जितने डिब्बे होते हैं उतने ही प्रत्येक डिब्बे में सीटों की संख्या होती है। एक डिब्बे में 15 व्यक्ति अपनी क्षमता के 25% से भरे हुए हैं। यदि न्यूनतम 50% सीटें हमेशा खाली रहती हैं तो उसमें बैठने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बैठने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब एक बात सुनो कि पहली लाइन का क्या अर्थ है। एक ट्रेन में जितने डिब्बे होते हैं उतने ही प्रत्येक डिब्बे में सीटों की संख्या होती है। इसका अर्थ समझो। अगर मेरी ट्रेन में एक डिब्बे में मान लो 4 पैसेंजर बैठते हैं, पैसेंजर नंबर 1, पैसेंजर नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो बेटा इसमें 4 ही डिब्बे लगेंगे। ऐसा प्रश्न कह रहा है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। यह कहना चाहता है कि एक डिब्बे में जितने पैसेंजर बैठेंगे, एक डिब्बे में जितने पैसेंजर बैठेंगे डिब्बों की संख्या भी उतनी ही होगी। अगर एक डिब्बे में 50 पैसेंजर बैठते हैं ना, तो बेटा उस ट्रेन में डिब्बों की संख्या भी 50 ही होगी। कहानी ये है। पहली लाइन का अर्थ समझे आप। अब बात समझ में आएगी आपको। पहली लाइन के बाद एक कोई पर्टिकुलर डिब्बा है, उस डिब्बे में सिर्फ 15 पैसेंजर बैठेंगे, सिर्फ 15 पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो डिब्बा फुल है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो डिब्बा फुल है। वो डिब्बा अपनी न्यूनतम, वो डिब्बा 15 व्यक्ति बैठे हैं, 15 व्यक्ति बैठे हैं, अपनी क्षमता के 25% से भरा हुआ है। यानी इस डिब्बे का अगर मैं 25% निकाल दूं तो वो 15 पैसेंजर है। इस डिब्बे का 1% निकाल दूं तो वो 25/15 है। इस डिब्बे का संपूर्ण प्रतिशत निकाल दूं तो गुना में 100 है। 25 से 400 यानी 60। बेटा इस डिब्बे में 60 पैसेंजर बैठ सकते हैं। यानी इस डिब्बे में बैठ सकते हैं तो सभी डिब्बों में बैठ सकते हैं। कहानी का अर्थ ये हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ, कहानी का नहीं कहने का कहानी कहने जो भी हो। तो हमको पता लग गया इस डिब्बे में 60 पैसेंजर बैठ सकते हैं। डिब्बों की संख्या भी कितनी होगी? 60। तो यहां पे जो नंबर ऑफ वैगन्स होंगे, डिब्बों की संख्या को बोलते हैं नंबर ऑफ वैगन्स। और पैसेंजर इन वन डिब्बा, इन वन वैगन, वन डिब्बा। सब नंबर ऑफ डिब्बे भी 60 होंगे और एक डिब्बे में पैसेंजर की संख्या भी होगी। तो भैया जो टोटल पैसेंजर बन सकते हो कितने बनेंगे? सर टोटल पैसेंजर जो बनेंगे वो ये बनेंगे।
3600, तो टोटल पैसेंजर 3600 होंगे। तो डी पार्ट में पड़ा है, आंसर नहीं है। डी पार्ट में भले ही पड़ा है लेकिन बेटा ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर? क्यों नहीं आंसर? क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है ना। यदि न्यूनतम 50% सीटें हमेशा खाली रहती हो, वो ट्रेन भर के चलती ही नहीं। तो ट्रेन में टोटल मिला के 3600 बैठ सकते हैं, पर वो 50% हमेशा खाली रहती है। तो भरी कितनी रहेगी? 85%। और बेटा 50% का मतलब होता है आधा करना, और 50% का मतलब होता है आधा करना। तो 3600 का जब आधा कर देंगे तो कितना आएगा? 1800। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 1800 आएगा। इस एवज में हमको पता लग जाएगा कि 1800 पैसेंजर भर के चली गो। बताओ भाई, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के तो कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट एक बारी। कमेंट आएंगे तो ही मुझे आइडिया लगेगा, तो ही मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग बात कर पा रहे हैं प्रॉपरली। ओके ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगला नंबर क्या कहता है? बड़ा आसान सा सवाल हो गया ये तो, बड़ा सा आसान सवाल हो गया। यदि x का 8% बराबर है y का 4%, तो x का 20% कितना है? x का 8% बराबर है y का 4%। x का 8% बराबर है y का 4%, तो x का 20 क्या होगा? भाई जब x का निकालते हैं, x का 8% निकालते हैं तो सामने y का 4% आता है। अगर हमको x का 20% निकालना है तो y के टर्म्स में क्या होगा? हम देखते हैं x से y पे जब जाते हैं तो बेटा 8 से आधे पे जाते हैं, यानी इसके डिजिट का आधा। तो y का कितना होना चाहिए? तो सर वो y का कितना होना चाहिए? वो y का आधा होना चाहिए, यानी 10 होना चाहिए। वो y का 10% कहाँ पड़ा है? ए पार्ट में पड़ा है। तो y का 10% होना चाहिए, जो कि ए पार्ट में पड़ा है। सही बात है। चलिए भाई, पहचान हो गई, प्रॉपर हो गया काम, हो गया सर, हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है? x y में आपस में इधर उधर खेल रहे हैं। x y में आपस में इधर उधर डोलना हो रहा है, खेलना कूदना हो रहा है। समझो बात को। x y का 80% है। मैं क्या कहता हूं, यहां पे x लिख लो, यहां पे y लिख लो, यहां पे x लिख लो, यहां पे y लिख लो। ये कहते हैं y का 80%। मैंने लेट किया, मैंने माना y बराबर है 100, तो x बराबर 80 होगा कि नहीं? बताओ, सबसे पहले ये बताओ। अगर मैंने y को 100 मान लिया, अगर मैंने y को 100 मान लिया, अगर मैंने y को 100 मान लिया, तो इस 100 का 80% निकालोगे तो 80 तो आएगा। 100 का 80 आएगा तो 80 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बात पूरी होगी। कहते हैं 2x का, भाई साहब मैं क्या करूं, x की जगह मैंने लिख दिया है 2x। 2x माने कितना है? 160। अब सवाल बन गया इसके और इसके बीच में, तो कहते हैं 2x का कितना परसेंटेज y है? यानी कि 2x का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर है y, तो रख दो यहां पे 2x माने 160। तो भाई मैं 160 का कितना प्रतिशत निकालूं कि सामने 100 आ जाए? तो भाई साहब ये तो 100 का है तो नीचे जाएगा ही जाएगा, और गुना में 100 हो जाएगा। जानते हो ये बात ना? तो 20 8 20 5, और 5 बटा में 8 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 62.5। पॉइंट 62.5 हो जाएगी, 62.5 हो जाएगी। सही है भाई, फटाफट कमेंट करो इस पे।
दोस्तों फटाफट इस पे कमेंट करके बताओ आपको ये आया है करना, नहीं आया है, या क्या होगा। बी पार्ट कह रहे हो, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल जयदीप, यू आर करेक्ट। हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, वो बी पार्ट आएगा। बी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट नंबर, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है। तो x किसके बराबर है ये हमको बताना। तो x किसके बराबर ये बताना है। x और y में संबंध दे रखा है, x और y में संबंध दे रखा है, y से 10% कम है और यहां y 125 से 10% ज्यादा है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं ये x है, ये y है, और जो y का प्रोग्राम है ना, y जो है वो 125 से 10% ज्यादा है, यानी भैया वो उसका 110% है। एक जीरो ये और भैया ये हटके डेसिमल आ गया, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 7 3 1.5 137.5। y की वैल्यू आ गई 137.5। 125 से तो 10% ज्यादा होने का मतलब यही है। और कहते हैं एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। अब मैं अगर इसका 10% इसको कम कर दूं तो बताओ भाई, क्या 137.5 का मुझे 90% नहीं निकाल देना चाहिए। बताओ 137.5 से अगर मुझे 10% कम करना है, 137.5 से मुझे 10% कम करना है तो ऐसे ही तो होगा। ये 0 से 0 और इसको हटा के यहां डेसिमल की बजाय डेसिमल यहां शिफ्ट कर दे, इसको हटा के, यानी 13.75 और गुना में 9 9 5 45 4 लग गया, 9 7 63 और 4 67। भैया एक ही में पड़ा है, 0.75 एक ही में पड़ा है तो क्यों ही आगे काम किया जाए। 123.75 एक ही में पड़ा है। 0.75 अगर एक से ज्यादा में होता, 0.75 अगर एक से ज्यादा में होता तो बेटा हमको काम करना पड़ता, फिर हमको इस तरीके से काम करके निकलना होता कि नो प्रॉब्लम। चलिए जी आगे बात समझ। हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे सॉलिड। यस सर, ऑल सेट, बहुत बढ़िया। रीत नमस्कार। नेक्स्ट नंबर 44 क्या कहता है, देखिए भाई 44 क्या कहता है। आई थिंक ये कर चुके हैं ना। 1 से 170 तक कितने प्रतिशत संख्या ऐसे हैं जिनका वर्ग करने पर 1 आता है। बेटा 1 लिख लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा, और 1 इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा, और किसी का स्क्वायर कर लो, और किसी का स्क्वायर कर लो, लास्ट में 1 आने की गुंजाइश नहीं है। मैं बता ही दे रहा हूं आपको, और किसी का स्क्वायर कर लो, लास्ट में 1 आने की गुंजाइश नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। तो हर बारी देखो 10 में से, हर बारी 10 में से सिर्फ 2 संख्याएं, 10 में से 2 संख्याएं आई है हमारी, तो बेटा 100 में से 20 संख्याएं आएंगी, कहानी खत्म। अब 100 में से, अरे परसेंटेज की वजह से सर 170 है तो हाँ, वो जो कॉलम बनेंगे ना वो 17 कॉलम बन जाएंगे, हर 10 में से 2, हर 10 में से 2, कहानी खत्म होगी। पूरा नहीं निकालना इसमें पूरा कैलकुलेट करके नहीं रखना है। ये पहचान लो, ये जान लो, तभी बात बनेगी। कहानी इतनी है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आओ। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न बेटा, ये प्रश्न बड़ा आनंद देगा आपको। ये आनंदमयी प्रश्न है, कोई दिक्कत ही मत मानो, कोई टेंशन ही मत लो इसकी। देखो भाई, ये कहते हैं एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, लेकिन वह प्रत्येक लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ता है,
वह कितने समय में 40 लाइनों के साथ 23 पेज टाइप करेगा जिस पर वह पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है। कैसा है यह सवाल? आपको पढ़ने से कुछ आइडिया लग रहा है? आपको पढ़ने से कुछ आइडिया लग रहा है कि यह कैसा है प्रश्न, कैसा काम हो सकता है? क्या टाइमर लगाऊं मैं इस पे? बेटा एक पे तो टाइमर लगा ही देता हूं। चलो आज लो सरकार, हमने टाइमर लगा दिया। स्टार्ट नाउ। कैसे होगा ये प्रश्न अब आपके हवाले, बताओ फटाफट। आओ जी, काम करके दिखाओ। समय निकलता जा रहा है मेरे दोस्तों। लो सरकार, बेल बज गई, खत्म। बेल बज गई भैया, बेल बज गई, खत्म हुई कहानी। कमेंट आए क्या भाई साहब? कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? $450 बिल्कुल सही जवाब भाई। 450 जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। लो जी, आओ। जिन बच्चों से अब नहीं हुआ है उनको हम बताए दे रहे हैं। देखो कैसे। ये आदमी 10 मिनट में टाइप करता है पेज कितने? 20, सॉरी लाइन। कितने लाइन टाइप करता है? 20 लाइन। हर लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है। जैसे ये हमारा पेज होता है, जैसे हमारा ये पेज होता है जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, हम थोड़ा सा यहां छोड़ते हैं, थोड़ा सा यहां छोड़ते हैं, तो यहां लिखते हैं ऐसे। तो ये मार्जिन और ये मार्जिन 8% है। अगर यहाँ पे 100 लेटर लिखे जाते हो तो 8 छोड़ दिए, यानी कितने लिखे? 92। समझे? 1 मिनट में कितना लिखा? उसकी लिखने की स्पीड हो गई 1 मिनट में 2 गुना में 92। उसकी लिखने की स्पीड हो गई 2 गुना में 92। ठीक है जी। लिखना कितना है? लिखना है जी 40 लाइनों के साथ 23 पेज। जो पेज लिखने हैं वो लिखने हैं 23। हर पेज पे लाइन कितनी है सर? 40। हर लाइन में लेटर कितने हैं सर? वो पहले की तुलना में 25% अधिक छोड़ता है। अब पहला क्या है सर? पहले वो 8% छोड़ता, मतलब 8 छोड़ता था। यहां लिखो 8। पहले वो 8 छोड़ता था, तो अब 8 का भी 25% ज्यादा। तो 25 1, 25 4, 4 से 2, यानी अब वो 10 छोड़ेगा। अगर वो अब 10 छोड़ेगा तो 100 में से लिखेगा कितने? 90 लिखेगा। और बेटा लिखने की ये रही स्पीड, तो टाइम जो आएगा वो इससे डिवाइड कर दो ऐसे। 23 4 92, 4 से कटेगा 10 पे, 2 से कटेगा ये 5 पे, तो 5 गुना में 90 करोगे तो 450 हमारा करेक्ट आंसर है भाई। बिल्कुल सही जवाब है। 450 वाले बच्चों को मेरी तरफ से डबल थम्स अप। बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। आगे बात समझ? हाँ सर जी, हमको बात समझ में आ गई कि 450 करेक्ट आंसर हुआ। है ना बढ़िया सवाल? है ना मजेदार सवाल? इस सवाल को देखो ऐसे डील करके हमने काम निपटा लिया। मैं बढ़ूंगा आगे नेक्स्ट नंबर पे।
एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% ज्यादा। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% देखें। इन ए क्लास नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन of girls by 12% of the total strength. What is the ratio of number of boys to that of girls? Number of boys to that of girls ये हमको बताना है। अच्छा जी, आइए कैसे? ये कहते हैं लड़के माइनस लड़कियां जो है ना, लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से। कितना ज्यादा है? ज्यादा है तो मतलब B माइनस C by 12% of total strength। 12% of total strength, 12% of total माने B प्लस में G, ये पूछा है B प्लस में G। अच्छा जी, चलो मैं तो ये कह रहा हूं इसको देखो, सबसे पहले तो B माइनस G बराबर है, ये आ गया 12/100 इंटू में B प्लस में G। ठीक है जी, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको वहां पे, क्या मैं से लिख लूं? B प्लस में G डिवाइडेड बाई B माइनस C बराबर है 100/12। काटना है तो काट लो, लिख लेंगे, उसको भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काटना तो काट लो, इसमें कोई समस्या ऐसी होनी है नहीं, इसमें कोई ऐसी समस्या होनी है नहीं। तो B प्लस G डिवाइडेड बाई B माइनस C बराबर 100/12। ठीक है सर, आओ सरकार। तो भाई साहब यहां से आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? अगर A प्लस में B डिवाइडेड बाई A माइनस में B बराबर है C बाई D, तो A बाई B जो होता है बेटा वो C प्लस में D और C माइनस में D होगा ही होगा। C प्लस में D और C माइनस D होगा ही होगा। अगर ये आप जानते हो तो बेटा यहां से बोलो, क्या B डिवाइडेड बाई G दैट इज इक्वल टू 100 प्लस में 12 नीचे 100 माइनस में 12। सर ऊपर आ गया 112, नीचे आ गया 88। अब काट लो 4 से, 8 से काट लो, मैं तो कह रहा हूं बल्कि 8 से काटोगे तो भैया जी 11, 8 1 8 और 8 4 32। क्या 14/11 कहीं पड़ा है? सर 14/11 को 14:11 ही तो बोलेंगे। सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो यहाँ पे आंसर आना है, हमारा जो यहाँ पे आंसर बनना है वो क्या बनना है? सर वो सी पार्ट हमारा आंसर बनना है। ऑल सेट, ऑल कूल, कहानी पूरी, नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन नंबर, नेक्स्ट नंबर। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 30% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष में 15% की कमी आई। यदि वर्तमान जनसंख्या 110-50 है तो पहले की जनसंख्या कितनी थी, ये बताना है। इट इज द केस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों प्लस माइनस दोनों चल सकते हैं, ये कहानी है। इट इज द केस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साइमल्टेनियसली। भाई अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो गया, लगातार घट रहे हैं तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो गया। सर मिक्सअप हो रहा, फ्लक्चुएट हो रहा, तो देख लेंगे। अब जनसंख्या ये है और पहले का पूछ रहे हैं, यानी देखो पहले की जनसंख्या को P मान लो, मानो पहले की जनसंख्या P है और 30% वृद्धि होने का मतलब सर ये हो गया 130/100, 130/100। और अगले साल 15 की कमी आ गई तो ये आ गया 85/100। भाई 30% वृद्धि अगर होगी तो ये लिखा जाएगा और 15% कमी होगी तो ये लिखा जाएगा, और 15% कमी होगी तो ये लिखा जाएगा। अब इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 110 और 50, है ना, यही तो दे रखा है बेटा। अब किसी तरीके से सोल्व करके इस P की कैलकुलेशन आप करा दो, किसी तरीके से सोल्व करके अब ये P की कैलकुलेशन बस आपको करानी है, काम निकल जाएगा। तो कैसे काम करें भाई? और कुछ नहीं तो सरकार, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 0 0, 5 से कटेगा ये 17 पे, 5 से कटेगा ये 20 पे। अपने को P की जो वैल्यू दिख गई वो दिख गई 110 50 गुना में 10 गुना में 20 डिवाइडेड बाई 13 गुना में 17 डिवाइडेड बाई 13 गुना में
17। कहानी समझे सर? समझे तो बढ़ाओ आगे भाई। 17 5 85 या 17 6 102 और 17 5 85 0। अरे बन गई बात। 13 5 65 0। उत्तर आएगा सर 50 गुना में 10 गुना में 20। सही बात है, 10,000 आंसर आ गया भाई। सही बात है, हमारा आंसर जो आएगा वो 10,000 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 10,000 आएगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो हमको। नो टेंशन एट ऑल, नो परेशानी एट ऑल। कहानी हो गई पूरी। चलिए जी नेक्स्ट नंबर पे आएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है? एक गांव की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घटती है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या अगर 10,000 थी तो वर्तमान कितनी होगी? घटती है भैया, घटती। लगातार घटने वाला केस आ गया। ये तो लगातार घटने वाला केस आ गया। अगर पहले जनसंख्या 10,000 है, पहले जनसंख्या 10,000 है, तो पहले साल भी 20 घटी सर 80 हो गई। इसका मतलब अगले साल भी 20 घटी तो सर 80 हो गया। इसका मतलब बहुत बढ़िया भाई। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। 8 8 64 0 0 हमारा आंसर आ गया। लो जी, यानी कि 6,400 इज आवर करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात पूरी हुई? बिल्कुल सही जवाब भाई। हमारा जो आंसर आएगा वो 6400 आएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो जी सरकार आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिला कर्मचारी हैं। 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? इजी है ये सवाल, ये प्रश्न बड़ा इजी है। तो भाई ये प्रश्न इजी है तो क्या किया जाए? देखो, टोटल कर्मचारी 100 है, जिसमें से फीमेल हुई 40 तो मेल हुए 60। 70% महिला कर्मचारी। भाई साहब 70 की शादी हो चुकी है तो 30% की नहीं हुई है। इसी का 30% निकाल डालो। इसी का 30% निकालने में देखो 12 वैल्यू मिल गई। और ये टिक से फीमेल मैरिड को कर रहा हूं और 50% मैरिड है तो बेटा अनमैरिड भी तो 50 ही हुआ। इसका 50 निकालोगे 30 आएगा। आधा होता है तो कितनों की शादी नहीं हुई है जी? 42 की नहीं है। 100 में से 42 का मतलब सीधे 42% ही लगा दो। डी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। डी पार्ट हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट नंबर। लो जी नेक्स्ट नंबर बड़ा बढ़िया सवाल आ गया भाई। ये तो बड़ा बढ़िया सवाल आ गया। क्या कहते हैं? ए बी का उतना ही प्रतिशत है जितना कि बी ए प्लस बी का है। तो ए प्लस बी ज्ञात करें। देखो लिखा भी है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ले लो भैया चैलेंज, ले लो चैलेंज और करके दिखाओ कौन है जो चैलेंज ले सकता है। जो इस चैलेंज को ले सकता है करके दिखाइए। मैं कह रहा हूं करके दिखाइए। इस चैलेंज को जो भी कर देगा मेरी तरफ से थम्स अप होगा। चलिए आंसर दो भाई, आंसर दो तब बात मानू है। इसके लिए मेरी तरफ से आपको थम्स अप होगा। फटाफट करिए भाई, फटाफट करिए तो बात माने।
तब तक भैया हम कुछ और इंपोर्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए। इसी को कर लेते हैं, चलो नहीं तो बात और ही, तो इसी को कर लेते हैं। बेटा ये जो प्रश्न है ना, ये आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाके सोल्व कराएगा। ये आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कराएगा, इसलिए मैं एक बार नोट ओपन कर लेता हूं ताकि आपको जब समझाऊं तो कोई दिक्कत ना हो। बस 1 सेकंड की बात है। देखो भाई, कहते हैं ए बी का उतना ही परसेंट, हमने माना ए बी का अगर मैं x प्रतिशत निकाल लूं तो बेटा ए आएगा, और ए प्लस में बी का x प्रतिशत निकाल लेंगे तो ए आएगा, तो बी आएगा। ये भाई बात समझा? बी का जितना परसेंट माने x% अगर ए है तो a प्लस बी का उतना ही परसेंटेज बी है। बोलो यहां से मैं x निकालूं तो क्या a बाई बी आएगा? आएगा सर। यहां से x निकालूं तो क्या b डिवाइडेड बाई a प्लस बी आएगा? सरकार बिल्कुल आएगा। क्या x की वैल्यू आ गई, x% की वैल्यू आ गई दोनों केस में? हाँ जी। ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर? इन्होंने कह रखा भाई। क्या यहां से ये लाइन आप ड्रा कर सकते हो? क्या यहां से ये चीज आप डिस्कस कर सकते हो? 1-1 नहीं आएगा, 1-1 नहीं आएगा। 1:1 आंसर नहीं है दोस्त। अगर 1:1 हो गया तो सोचो ए बी अगर 1:1 हो गया तो भाई ये कैसे साबित हो सकता है कि एक का जितना परसेंट एक है, 1 + 1 2, 2 का उतना ही परसेंट एक कैसे आ सकता है? रॉन्ग, ये तो सही नहीं है। अब मैंने कहा ना ये थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा, तो मुझे आपको बताना है, बड़े ध्यान से समझना। सर ये दोनों आपस में बराबर है, लेट किसी के तो बराबर है, तो भाई हमको क्या समझ में आया, इसको इसके बराबर रख लिया तो a की वैल्यू क्या b के नहीं आ गई? a बाई बी बराबर b बाई ए प्लस बी बराबर के, किसी के तो बराबर लिखना ही पड़ेगा ना, दोनों बराबर है तो मैंने लेट कर लिया के, तो a बाई बी बराबर के है तो a की वैल्यू b की आ गई, और a की वैल्यू को बेटा मैं यहां पुट करूं, देखो तो ये बन जाएगा b डिवाइडेड बाई बी के प्लस में b और बराबर के है। हाँ जी, अब मुझे नोट यूज करना पड़ेगा। b के बाई, देखो यहां तक बात ओके है ना, यहां तक बात ओके है। मैं बढ़ रहा हूं अब आपको आगे लेके। हमको पता लग गया b डिवाइडेड बाई बी के प्लस में b बराबर है के। बेटा ऊपर नीचे से b की कैंसिलेशन कर दो और ये से ये कट के बराबर आ गया के स्क्वायर प्लस में के बराबर है 1, उस बराबर है 1 को ले आए -1 बराबर है 0। और अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, ऐसे बात बनेगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की तो कैसे सर, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 -4ac माइनस की वजह से बाई 2 है तो 2 × 1 ही हो गया। उत्तर आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये पॉजिटिव 4 और 1 5, 5/2। ये आ गया हमारा कौन? के। बेटा ये आ गया हमारी के की वैल्यू। के किसके बराबर था? देखो मैं आपको बताऊं के किसके बराबर था। सरकार के बराबर है a बाई बी के भी तो है, यानी a बाई बी के है के। तो भाई साहब ये बताओ के जो आया है यानी a बटा में b जो आया है, a बटा में b जो आया है ये आ गया। देखो हम नेगेटिव निशान नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। -1 प्लस में √5/2 यानी a/b आ गया। √5 - 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो अब आपको बात समझ में आई क्या? बोलो दोस्तों, क्या अब आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है? कहानी इतनी होती भाई, यहाँ पे कहानी इतनी होती यहाँ पे जब बात बनेगी, जब कहानी पूरी होगी
यस और नो का जवाब चाहिए। इस प्रश्न को आप बड़े ध्यान से एक बार देख लीजिए बेटा, ऑप्शन नहीं थे लेकिन फिर भी आपका इस तरीके से आंसर निकल सकता है। इसको बड़े ध्यान से आपको नोट कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। चलिए भाई, तो चलिए मेरे दोस्तों, आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है, यहीं पे रोकेंगे इसको, राइट। उम्मीद करता हूं आज की चीजें आपको प्रॉपर समझ आई होंगी, अच्छा लगा होगा। कल फिर से परसेंटेज पार्ट 3 पे मैं और आप मिलके काम करने वाले। अब मेरी तरफ से आज के लिए दिन पूरा होता है। आप अपने तय कार्यक्रम के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना, जो भी करना आप करिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।